नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का टॉपिक देखेंगे। फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर जो चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका हम लोग F बराबर R/2 सिद्ध कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। अभी हम लोग उसके आगे का टॉपिक देखेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अवतल दर्पण से हम लोग को पहले देखना है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है इसको समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स है, उसको जानना ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं, फिर उसका प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग जैसे पहला पॉइंट है इसको आप समझिएगा कि सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक अवतल दर्पण आपका देखिए, दर्पण का पहचान भी करना जरूरी है कि आपको पता चल जाना चाहिए। अगर परीक्षा में मान के चलिए कि आपको एक दर्पण का इमेज दे देगा और कहेगा बताइए अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, तो इसका हम टेक्निक भी बता दिए थे कि जिसका परावर्तक सतह उठल रहेगा उसको उत्तल कहेंगे। उठल बैठल सुतल ये सब तो सब बुझबे करते होइएगा, नहीं देहाती भाषा। फिर भी जैसे कि जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसको कहेंगे अवतल दर्पण। क्लियर। देखिए इसका परावर्तक सतह जो है अभी नहीं आपको पता चलेगा। जैसे अगर इधर से कलर कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब बताइए कि इसका परावर्तक सतह क्या है। परावर्तक सतह मतलब होता है कि जब प्रकाश जो है वह जब दर्पण से टकराता है तो टकरा के फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस हो जाता है, तो कौन सतह से टकराता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो जिस सतह से टकराता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। क्योंकि इधर वाला तो आप कलर किए हुए हैं, कलर इधर से कर दिए हैं। जैसे मिरर वगैरह भी आप देखते होंगे, कभी कभी गलती से फूट उठ जाता है तो देखिए पीछे से एक रेड टाइप का कलर किया हुआ रहता है, उसको भी नाखून वगैरह से थोड़ा थोड़ा अगर खोदिएगा तो उसके अंदर भी आपको सिल्वर का कोट दिखेगा। एक्चुअली में सिल्वर कोट पहले चढ़ाया जाता है और उसके बाद कलर किया जाता है ताकि आपका जो सिल्वर कोट है वह सुरक्षित रहे, ठीक है ना, ताकि आपका जो फेस है वह पूरा पूरा मिरर में सही सही दिखे, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ भी हम लोग देखिए दर्पण देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका परावर्तक सतह क्या धसा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इधर से प्रकाश पड़ेगा, इधर वाला भाग कलर किया हुआ है, यानी कि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं अवतल दर्पण का। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आपको बताए थे कि एक जो होता है उसको प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और जो दर्पण होता है उसके मध्य में एक पोल होता है जिसको हिंदी में ध्रुव कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण एक गोला का भाग होता है, इसीलिए जब हम लोग कोई सर्किल बनाते हैं तो सर्किल के बीच में एक केंद्र होता है, सेंटर पॉइंट होता है, और उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ये सब चीज हालांकि हम पहले बता चुके हैं, अगर कोई लोग नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले वाले वीडियो को विजिट कीजिए और वहां से देख लीजिए तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ भी हम सारा बात बोल दे रहे हैं। ये आपका सेंटर हो जाएगा, नहीं यानी वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं, और इसी के बीच में एक फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। अब देखिए यहाँ से जो हमको याद करने वाली बात है, समझने वाली चीज का, आगे हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसमें उपयोग करेंगे। तो इस चीज को समझ लीजिए। हम लोग जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण, अब देखिए आपके समझ में बिल्कुल ये बात आ जाना चाहिए कि जो हम लोग काम कर रहे हैं आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है। जैसे अभी हम बना रहे थे, कुछ कुछ बंदा को समझ में आ रहा होगा तो उनको तो लग रहा होगा कि चलो भाई एकदम ठीक है, मजा आ रहा है। लेकिन किन्हीं किन्हीं को नहीं, गलती से भी अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, उनके लिए खास करके कह रहे हैं कि आप एकदम पूरा कंसंट्रेट रहिए, देखिए कि इसमें क्या गेम चल रहा है, क्या खेल हो रहा है। एक्चुअली में हम कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले एक दर्पण बना दिए हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक दर्पण है, और यह भी समझ में आ रहा है कि यह अवतल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। आप देख लीजिए इसका, आप देखिए यह केंद्र होता है, सेंटर, और जो दर्पण का मध्य बिंदु है इसको हम लोग पोल कहते हैं, और फोकस जो है बीच में रहता है। अब देखिए हम बात करते हैं, और यह जो पूरा रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, या प्रधान अक्ष बोलेंगे या प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब इसी के समांतर और अगर कोई प्रकाश आ रहा है, आप समझ लीजिए अगर यह एक प्रकाश है और आप समझिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराता है, प्रकाश चूंकि पूरा इतना बड़ा दर्पण है तो जरूरी थोड़ी है कि प्रकाश आएगा किधरों से ऐजे पे आकर टकराएगा। इतना बड़ा दर्पण है, यहाँ भी टकरा सकता है, यहाँ भी टकराएगा, यहाँ भी कहीं भी टकराएगा। एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए। तो यहाँ मान लेते हैं कि अगर सूर्य का कोई प्रकाश जो या कोई से भी प्रकाश की किरण अगर आ रही है, आकर के दर्पण से टकराया है, तो इसका एक रूल है कि जैसे ही दर्पण से टकराएगा तो दर्पण से टकराने के बाद जो परावर्तन होता है और परावर्तित किरण जो हुआ वह फोकस से होकर के ही जाएगा। कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। यानी कि देखिए टकरा करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी वापस हो रहा है, तो कैसे जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। तो यही आपका नियम बन गया, क्या हुआ, रूल हुआ। ये बात को याद रखना पड़ेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर लौटती है। याद रहेगा।
कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इसी बात को आप यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे यह आप समझ लीजिए ये आने वाला किरण हो गया, आ रहा है दर्पण पे और टकरा के फिर लौट रहा है तो ऐसे तीर मारेंगे, नहीं लौट रहा है। जो बात अभी आपको बोले हैं इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख देते हैं, आप भी ऐसा फिगर बना करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग इसके बाद दूसरा रूल पे चलेंगे, दूसरा इसका नियम क्या है उसको समझेंगे। ठीक, तो देखिए आपका यह जो आपका डिफिनेशन जो लिखा गया आप इस चीज को याद रखिएगा। एक्चुअली में यहाँ जो घटना घटा, आप समझिएगा बात को, यहाँ जो घटना घटा उसी को एक भाषा बना करके लिख दिया गया। आप ये मत समझिएगा कि अब हमको याद करना पड़ेगा, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ घटना घटा वही चीज है। आप यहाँ पे देख रहे थे प्रकाश की किरण आके टकरा करके फोकस से लौट रहा था, तो वही बात लिख दिया कि मुख अक्ष के समांतर आती, अगर प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर अगर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से ही वापस होगा, ठीक है ना, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला रूल है, इसको याद रखिएगा। आप देखिए इसी में हम लोग दूसरा नियम देखते हैं, आप इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्या है कि इसको मिटाएंगे फिर अब दूसरा देख लेते हैं रूल। देखिए दूसरा क्या है कि यहाँ भी सबसे पहले हम लोग को एक दर्पण बनाना पड़ेगा, और यह दर्पण जो होगा आपका अवतल दर्पण होगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, प्रधान अक्ष यह पोल हो जाएगा, केंद्र हो गया, और यहाँ पे देखिए फोकस हो गया। अब देखिए दूसरा रूल क्या है कि यहाँ पे बात बदलता है, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा ये बात को समझिएगा। एक क्या बात रहेगा तो कहला यहाँ पे बनाते हैं, परिवर्तन तो होना ही है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है वह फोकस से होकर के ही आ रहा। इससे पहले कह रहा था कि मुख अक्ष के समांतर आ रहा था, नहीं, मुख अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है। अभी जो है कहता है कि प्रकाश की किरण जब फोकस से आती है, फोकस से आकर टकराती है तो परावर्तन के बाद वह मुख अक्ष के समांतर हो जाता है, एकदम इसका उल्टा होगा। देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है, इस तरह से प्रकाश की किरण आ रही है, तो कहाँ से जाएगा यह, फोकस से जाएगा। फोकस से जाएगा तो दर्पण पे कहीं ना कहीं टकराएगा ना, टकराएगा कि नहीं। और जैसे ही दर्पण पे टकराएगा तो हम लोग जानते हैं कि टकराने के बाद वह क्या होता है, लौटता है, वापस रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे ही यह लौटेगा तो यह ऐसा नहीं कि इधर मुंह घूर जाएगा चाहे उधर चला जाएगा, ऐसा नहीं। यह जैसे ही टकराएगा तो क्या हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यह रूल नंबर 2 याद रखिएगा। प्रकाश की किरण कहां से आ रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जब फोकस से आती हुई दर्पण से टकराती है तो वह परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई दिक्कत इसमें, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अब देखिए यह आने वाला किरण है तो ऐसे तीर मारेंगे और टकरा के लौट रहा है तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग भाषा में लिख दे रहे हैं तो वही वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो उतना लिखा नहीं पाएंगे ना तो बहुत लंबा हो जाए। आपको फिर से हम लिख दे रहे हैं और आप लोग फिर नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग रूल नंबर 3 पे चलेंगे। देखिए आपका ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिख दिए हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं, क्योंकि इसमें सारा बात तो बोला ही हुआ है। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 10-20 सेकंड आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, आपको एकदम गारंटी समझ में आएगा। 1-2 बार जब देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग रूल नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 3 का। तीसरा रूल जो है उसको समझिए। तीसरा घटना क्या घटता है, क्या घटना घट सकता है उसको समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक दर्पण बनाएंगे और इसका भी नाम होगा अवतल दर्पण। इतना बार बोलो, इतना बार प्रैक्टिस करो। दर्पण भी कहेगा कि केकरा घरे आ गए हैं, खाली यादें करता है नहीं। इस तरह से एक मुख अक्ष बना दीजिए, यह आपका पोल हो जाएगा, यह केंद्र हो जाएगा, वक्ता केंद्र, और यह आपका फोकस हो जाएगा। अब देखिए पहला रूल हम लोग देख चुके हैं, दूसरा देखें, तीसरा में देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो है वह सीधा डायरेक्ट पोल पे आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई मतलब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण जब दर्पण के ध्रुव पर पड़ता है तो वह जिस एंगल से, जितना डिग्री का कोण बनाते हुए वह ध्रुव पर पड़ता है, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वह परावर्तित भी हो जाता है। देखिए वह कैसे होता है समझिएगा। अब देखिए इस तरह से कोई प्रकाश का किरण है जो ऐसे ध्रुव पर आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लौटेगा वह इस तरह से लौट जाएगा। आपको एक बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसे आया और इस तरह से लौट कैसे गया, तो अभी तुरंत आपको समझ में आएगा। आप प्रकाश के परावर्तन के नियम पहले पढ़ चुके हैं और गारंटी अगर वहां पे समझ चुके हैं तो यहाँ भी समझ में आएगा। देखिएगा एक्चुअली में ये जो कोण होता है, इसी कोण के बारे में बोला गया कि जितना डिग्री के कोण से वह आता है उतना ही कोण बनाते हुए लौट जाता है। अगर कितना एंगल बन रहा है, अभी तो हम लोग थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, तो कितना एंगल बन रहा है ये तो हम लोग को पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि थीटा कोण अगर बन रहा होगा तो जो परावर्तित किरण होगा यह भी थीटा कोण से ही लौट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि आप कह सकते हैं एंगल I बराबर एंगल R हो जाएगा, जैसा कि आप प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम लोग देखे थे। यानी आने वाला कोण और जाने वाला कोण दोनों क्या होता था, बराबर होता था। अब होता कैसे इस बात को समझिए।
अब देखिए हम लोग एक बात किए थे कि गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण क्या है, एक गोला का भाग है। तो अगर एक सर्किल को आप अगर लेते हैं तो सर्किल में बीच में आपका क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र से परिधि को, इस बात को याद रखिएगा, जो अभी बोल रहे हैं यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा परिधि पर लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो यहां से इसको अगर ऐसे मिला देते हैं तो बताइए यहाँ पे लंब होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से आप, चूंकि केंद्र से तो बहुत सारी रेखाएं हैं जो परिधि को मिला सकते हैं, किधरों मिलाइए, तो जितना भी आप मिलाइएगा सब का सब क्या होगा, लंब ही होगा। यानी कि आप याद रखिएगा कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा परिधि पर लंब होता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हुआ। आप पहले इसको रहने देते, आप यहाँ से समझिए। ये एक्चुअली में अगर इसको इस तरह से अगर बढ़ाते हैं ऐसे करके, तो बताइए यह गोला बन जाएगा कि नहीं बनेगा। और इसका सेंटर यहाँ पे है। अब देखिए यह आने वाला किरण है, यह आने वाला किरण है तो इसको आपतन कोण बोलते हैं। यह जाने वाला है तो इसको परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए हम लोग वहां पे देखे थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और जो पहला दुगर नियम था उसमें दूसरा जो नियम था वह था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अविलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। यही दो रूल होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम का। अब यहाँ पे देखिए कैसे दोनों बराबर होगा। अब हम लोग बात करते थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अविलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। बताइए एक सतह में है कि नहीं। आपतन को, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अविलंब तीनों एक ही सतह पे। आपको लग रहा होगा कि अविलंब कैसे हो गया, ये तो प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है। तो देखिए यही जो है अभी जो रोल अदा कर रहा है वह आपका अविलंब का रोल अदा कर रहा है। कैसे करता है वो समझिए। अगर मान के चलिए यह गोला होता है या यहाँ पे सेंटर है, तो देखिए केंद्र से परिधि को पूरा हो जाता ना जी। अब इससे इसको परिधि को मिला रहे हैं तो परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होता है, परिधि पर लंब होता है। लंब होता है उसी को हम लोग क्या बोलते थे, अविलंब बोलते थे ना। अब बताइए तो यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, अब हो गया अविलंब। अब समझ में आ गया होगा ना। तो ये देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से आने वाला कोण ना जाने वाला कोण दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग पढ़े थे ना दो नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये देखिए आने वाला कोण है तो आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर हो गया कि नहीं। तो यही था रूल नंबर 3, तीसरा नंबर का जो रूल है इसको। तो आप याद रखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से अगर प्रकाश की किरण सीधा ध्रुव पर अगर आती है तो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है वही कोण से वह परावर्तित हो जाती है, यानी कि लौट जाती है। तो इस बात को देखिए, आपको समझाने के लिए हम इतना देर मेहनत किए हैं। इतना के बाद भी अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग खाली ध्यान से देखिए और समझिए बात को। समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट ज्यादा भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात को थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए तो आप इसको बस नोट आप लोग कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद फिर चौथा नंबर रूल देखेंगे। चौथा क्या, फिर इसके बाद प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसको भी समझ लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग चौथा नंबर रूल देखते हैं। चौथा नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ भी सबसे पहले क्या करेंगे, एक दर्पण बनाएंगे और यह भी आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ भी देखिए हम लोग एक मुख्य अक्ष लीजिए, पोल हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा और यह आपका फोकस हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ पे प्रकाश का किरण जो है, एक बार देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर से आ रहा था, फिर देखिए फोकस से आ रहा था, फिर देखिए कि डायरेक्ट ध्रुव पे आ रहा था। अब चौथा रूल जो हम लोग देख रहे हैं कि अब प्रकाश की किरण अगर केंद्र से होकर के आता है, सेंटर से होकर के आते हुए दर्पण से टकराता है, तब परावर्तित किरण जो होगा वह क्या होगा उसको समझना है। तो देखिए कुछ नहीं, अगर मान के चलिए इधर से कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होकर के अगर आ रही है, नहीं इसको और अभी आगे बढ़ा सकते हैं लाइन को, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे अगर आ रही है और दर्पण से यहाँ टकरा रही है, ठीक है, तो ये आने वाला किरण है, आपतित किरण हो गया। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह जो दर्पण है यह तो आपका कई बार बोल चुके हैं कि गोला का ही भाग है, ठीक है ना। तो जब सेंटर से जब आएगा और सेंटर से परिधि पर जो सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह परिधि पे क्या होता है, लंब होता है। और आप एक बात याद कीजिए कि जब दर्पण पे लंबवत अगर प्रकाश की किरण पड़ता है तो वह क्या होता है कि उसी पथ से वापस लौट जाता है, उसी पथ पर वापस लौट जाता है, यानी लंबवत ही लौटता है। यानी परावर्तित किरण जो होगा वह आपका वही 90 डिग्री से ही फिर वापस हो जाएगा। आप देखिए यह आपका जो आपतित किरण है यह लंबवत होगा, क्योंकि लंबवत इसीलिए होगा क्योंकि यह सेंटर से आ रहा है। ये बात भी समझिए। आप ऐसा नहीं कि कहिएगा कि फोकस से आ रहा था तब कैसे नहीं हुआ, तो फोकस से आ गया तो कैसे होगा। सेंटर, हम बार बार बोल रहे हैं कि केंद्र से यानी सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा परिधि पर लंब होता है। अभी जो है मान के चलिए फोकस से आएगा तो फोकस से ना आया, केंद्र से नहीं ना आया। तो
तो यहाँ पे अभी जो आ रहा है, अभी जो हम लोग चौथा रूल पढ़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि केंद्र से आती हुई, तो जब केंद्र से आएगी यानी लंबवत होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबवत होगा। तो लंबवत अगर होगा तो जो परावर्तित किरण होगा यानी कि जो वापस जो लौटेगा वह इसी पथ पे वापस लौट जाएगा, इसी पथ पे लौट जाएगा, ठीक है ना। तो परावर्तित किरण जो है वह इसी पथ पे, तो यही आपका 4 गो नियम था, चारों नियम आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे, जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है इसी चारों में से किसी न किसी का मतलब उपयोग होगा और आपका आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका भी लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए आपका देखिए लिखा गया है, इसको आप लोग इसी तरह सबका नोट कर लेना है चारों रूल का। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका जो अभी हम लोग रूल पढ़े हैं इसका वहाँ पे यूज होगा, कैसे होगा उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आपका अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। आप क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये क्वेश्चन को समझिए कि कहता है कि जब वस्तु पोल और फोकस के बीच रखी हो, यानी कि जब हम लोग दर्पण बनाते हैं तो दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखेंगे और प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा ये पूछा जाता है। तो अभी हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह कहा जा रहा है कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, ये सीखना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक हम लोग दर्पण बनाएंगे, और यह दर्पण जो होगा आपका अवतल दर्पण होगा। देखिए ऊपर में भी लिखा गया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, कॉन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ से एक मुख्य अक्ष हो गया, इसको हम लोग पोल बोलते हैं, इसको केंद्र बोलेंगे, और एक बीच में फोकस होगा। अभी देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोला है P और F के बीच में वस्तु हो, यानी कि P और F कहने का मतलब है कि वस्तु जो होगा पक्का यही दोनों के बीच में होगा, P और F के बीच में। बीच का कहने का मतलब ये नहीं कि आप सीधा बीच में हो, बीच मतलब आप दोनों के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखा गया है, इस तरह से कोई वस्तु यहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना, तो इसका प्रतिबिंब जो है उसका निर्माण कैसे होगा ये चीज हम लोग को समझना है। तो देखिए हम लोग एक बात को याद कीजिए, बेसिक बात हम लोग किए थे जब चैप्टर स्टार्ट किए थे, तब बताए थे कि हम लोग किसी वस्तु को तब ये देख पाते हैं जब मतलब कि प्रकाश का किरण जो है वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर वस्तु से टकरा के हमारी आंखों पर अगर प्रकाश की किरण नहीं आएगी तब हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। ऐसा अगर समझना है तो देखिए अगर कोई व्यक्ति अंधेरा में, जो अगर कोई दूसरा व्यक्ति लाइट में प्रकाश में है तो जो अंधेरा में रहता है वह प्रकाश वाला व्यक्ति को देख लेता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रकाश में खड़ा है यानी कि लाइट में है और दूसरा व्यक्ति अंधेरा में है तो उसको वह नहीं देख पाता, क्योंकि हमको जिसको देखना है उसके पास तो प्रकाश है ही नहीं, जब तक उससे टकरा के हमारी आंखों पर नहीं आएगा तब तक हम लोग देख नहीं सकते हैं। यही कारण है कि अंधेरा वाला व्यक्ति को हम लोग नहीं देख पाते हैं, जो प्रकाश में रहता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा। आप समझिएगा कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु है तब यहाँ पे बोलने का, ये बात बोलने का मतलब क्या था वो समझिए कि इससे जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश अगर टकराता है तो टकराने के बाद क्या होगा कि यह मतलब कि कई दिशा में इसका किरण जो है वह परावर्तित होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब इधर भी निकलेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब असंख्य आप कह सकते हैं, हजारों करोड़ों, समझ में आ रहा है ना, किरण जो है यहाँ से परावर्तित होना शुरू होगा। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा ये चीज सीखना है। तो इसके लिए हम लोग को कम से कम दो किरण को लेना पड़ेगा। देखिए इसमें से बहुत सारा किरण निकलेगा, लेकिन एक किरण ऐसा भी होगा जो इस तरह से दर्पण से टकराएगा, इस तरह से टकराएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, इस तरह से टकराएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इस तरह से अगर टकराएगा यानी कि ऐसे आ रहा है, समझ लीजिएगा बात को, ऐसे जो है किरण आ रहा है और दर्पण से टकराया। तो आप देखिए ध्यान दीजिए, या तो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से लौटती है, यानी कि ऐसे करके आएगा और दर्पण से आने के बाद तो टकराया, और टकराने के बाद हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो क्या होगा, यह फोकस से ही लौटेगा, फोकस से ही लौटेगा। यानी इस तरह से प्रकाश जो है क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, यह लौटने वाला किरण है। तो देखिए अभी तो एक ही किरण लिया, हम लोग क्या बोले कि कम से कम दो किरण लेंगे, और दोनों किरण देखिए जहां पर एक दूसरे को कट करेगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्लियर है, ये बात एकदम याद रखिएगा, दोनों किरण जहां पे एक दूसरे को कट करेगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब देखिए एक और किरण लेते तो बहुत सारा किरण निकलेगा, लेकिन देखिए यहां से एक और किरण ऐसा भी होगा जो सीधा किससे टकराएगा, पोल से। किससे, पोल से।
आपको रूल नंबर 3 आप याद कीजिए, बताए थे कि जब मतलब कि प्रकाश की किरण जो है पोल से टकराती है तो वह जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है उसी कोण से क्या होता है, लौट जाती है। यानी कि यहां से देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से लौटेगा, इस तरह से लौटेगा। समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, आपको बताएं कि जहां पे दोनों किरण एक दूसरे को कट करेगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आपको यहाँ पे देखने से लग रहा है कि कोनो जिंदगी में आगे जाके कट जाएगा? नहीं ना कटेगा जी, ये पैरेलल है। देखिए ये लाइन इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो कटेगा? नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो यहाँ पे हम लोग को कल्पना करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ से टकरा करके और इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, लेकिन जब आप यहाँ से देखेंगे, बेसिक में भी हम लोग बात किए थे तो यही बात बोले थे, जब यहाँ से देखेंगे, जैसे कैमरा वाला को नहीं देखिएगा एकदम बढ़िया से एंगल मिला मिला के देखता है, उसी तरह आप जब यहाँ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इधर से आ रहा है, किरण जो है इधर से आ रहा है। और जब ये वाली को देखिएगा तो इसको भी लगेगा कि एकदम पीछे से आ रहा है। तो क्या करेंगे, एक कल्पना कीजिए, कल्पना करेंगे तो इसको डॉट लाइन से, डॉटेड लाइन से इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, सीधा सीधा बढ़ गया। ई वाला जो है, ई भी डॉटेड लाइन से आगे बढ़ेगा, ऐसे कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। देखिए यहाँ पे आके कट गया ना, अब जहां पे कटा वहीं पे प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आप देखिए इस लाइन को हम लोग ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे देख लीजिए प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, दर्पण के पीछे। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया ना इस तरह से? तो आप देखिए यहाँ पे इसका प्रकृति क्या होगा, कैसे बना। तो मान लीजिए अगर ये ए है और ये बी है, ए बी अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु हम लोग नहीं जानते हैं तो नाम रख देते हैं, ए भी कोई वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। अब पीछे बना तो इसका नाम रख देंगे ए डैश और बी डैश। देखिए नाम रखने के लिए आप स्वतंत्र, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, सी डी ई एफ जी एच, जो भी मन करे। अपना चाहने वाला के भी नाम का अच्छा रखना है तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वैसे, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि नाम रख दिया अब पढ़ने के लिए बैठिएगा तो कहिएगा ले ये कैसे हो गया, तो गड़बड़ा जाएगा। मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग तो कोई है ही नहीं, तो क्या करें, ए डैश बी डैश लिख देते हैं, इधर जो है उधर इधर लिख देते हैं, क्या मुस्कुरा रहा है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बना, इस बात को समझना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। इस बात को आप समझिए यहां से। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि वस्तु तो इधर रखे हुए थे दर्पण के आगे, प्रतिबिंब हमारा कहां बना, दर्पण के पीछे। कैसा प्रतिबिंब बना, तो देखिए कल्पना किए ना, ऐसे देखिए वास्तविक बिंदु पर आगे अगर आगे वास्तव में कट जाता है तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन आगे तो बना कटा नहीं, दर्पण के पीछे, यानी कल्पना कर रहे हैं कि इधर से प्रकाश आता होगा, लेकिन एक्चुअली में आ थोड़ी रहा है उधर से। ये तो हम लोग कल्पना एज्यूम कर रहे हैं कि इधर से आ रहा होगा, लेकिन इधर से आ तो रहा नहीं, तो वस्तु से टकरा के दर्पण में पड़ रहा है। तो कल्पना कर रहे हैं, इसीलिए कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। नहीं तो यहाँ पे पहला बात लिखेंगे काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा, वास्तविक रहेगा तो उल्टा। बात समझ गए ना? दूसरा हो जाएगा, दूसरा बात कहाँ पे, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो आप देखिए रहे हैं कि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो ये बात हम लोग लिख देंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण। इसका मतलब हुआ कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरा बात हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु जितना बड़ा था उससे बड़ा, मतलब वस्तु की अपेक्षा में प्रतिबिंब जो है बड़ा बना था। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो याद रहेगा आप लोग को, यही है। इसी में से कोनो बात आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि अगर मान के चलिए कि फोकस और पोल के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, सीधा एक लाइन में पूछेगा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो कैसा होगा प्रतिबिंब का आकार, तो वस्तु से बड़ा होगा। वहां पे ऑप्शन में छोटा भी रहेगा, वस्तु से बहुत बड़ा भी रहेगा ऑप्शन में। तो आप एग्जैक्ट जानिएगा तब ना क्या होगा आंसर, तो वस्तु से बड़ा होगा। बहुत बड़ा तब होता है जब अनंत पे बनता है, ठीक है ना, उसका भी केस आएगा तो हम लोग समझेंगे। तो चलिए आइए हम लोग दूसरा बात देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, दूसरा आपका है, दूसरा क्वेश्चन, इसको 2 बना दीजिए। देखिए कि जब वस्तु फोकस पर हो, अब अगर वस्तु को फोकस पे रखते हैं अवतल दर्पण में, फोकस पे अगर वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा, कैसा होगा, देखने में उसका आकार क्या होगा, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। बन गया अवतल दर्पण, ठीक है। और यहाँ से एक मुख अक्ष ले लेते हैं, यह पोल हो जाएगा,
केंद्र हो जाएगा और इसके बीच में फोकस हो जाएगा। अब देखिए अभी हम लोग को कहा जा रहा है कि जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे, इससे पहले था कि फोकस और पोल के बीच में रखते थे, अब हम लोग को वस्तु को कहाँ पे रखना है, फोकस पे रखना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर वस्तु को रखते हैं, देखिए सेम बात होगा जैसा आपको इससे पहले बताया है। यहाँ से भी प्रकाश की किरण जब निकलेगी तो बहुत सारा किरण निकलेगा, लेकिन एक किरण तो ऐसा भी होगा जो दर्पण से आकर के टकराएगा। और जानते हैं हम लोग कि जैसे ही आके टकराएगा तो ये मुख अक्ष के समांतर हो गया, और जो समांतर होता है वह फोकस से होकर के ही लौटता है। आपको रूल में बता चुके हैं पहले नियम में। तो आप देखिए यहाँ पे वह इस तरह से टकरा करके लौटेगा तो ऐसे वापस होगा, इस तरह से वापस होगा। आप समझिएगा बात को। अब देखिए पहला किरण हुआ। अब हम लोग तो पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि हम लोग को कम से कम 2 किरण लेना पड़ेगा, और दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आप देखिए एक दूसरा किरण यह भी होगा जो इस तरह से पोल से टकराएगा, और पोल से टकराने के लिए आपको बताए थे, पोल मतलब ध्रुव की बात करते हैं कि पोल से टकराने के कंडीशन में आपको बताया गया था कि जब कोई भी किरण अगर पोल से टकराता है तो जिस कोण से आता है उतना ही कोण से वह क्या होता है, वापस हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से यह जो है इस तरह से वापस हो जाएगा। यानी कि यह जो दोनों एंगल होता है यह आपका बराबर होता है। पोल पे से जब टकराएगा तो क्या हो जाएगा, जितना कोण बनाते हुए आएगा उतना ही कोण से यह वापस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से यह भी आगे बढ़ते जा रहा है, ये भी आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी दोनों कट नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए वास्तविकता इसमें यह है, वास्तव में यह कटेगा तो जरूर, लेकिन यह बहुत आगे जाकर के कटेगा, बहुत दूर। और जो बहुत दूर में जाकर के कटता है उसको हम लोग कहते हैं अनंत पे जाकर के कटेगा। यानी कि यह जो है बहुत आगे जाकर के कटेगा, आगे ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के इस तरह से कट जाएगा, और जहां पे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें भी देख लेते हैं प्रतिबिंब का प्रकृति, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का प्रकृति समझिएगा। तो पहला नंबर आप देख लीजिए कि यह तो आगे जाके दर्पण के आगे कट रहा है अनंत पे जाकर के, तो वास्तव में जहां पे कटता है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है। जो मतलब कल्पना किया हुआ रहता है दर्पण के पीछे जो कटता है उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे जाकर के कटेगा अनंत पे, तो इसको पहला नंबर तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। समझ रहा है तुम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा और उल्टा होगा। आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा भाषा बना के। देखिए दूसरा हो जाएगा कि चूंकि यह कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो अनंत पे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है। तीसरा नंबर आप देख लीजिए अनंत पे बनेगा, और जो अनंत पे प्रतिबिंब बनता है वह बहुत बड़ा होता है। अनंत कहने का मतलब बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, जैसे सूरज हो गया, चांद हो गया, नहीं ये सब क्या बहुत दूर हो गया। तो ये हो गया अनंत पे बनना। देखिए जो अनंत पे बनता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे सूरज चांद क्या है, तनिको तो है नहीं, बहुत बड़ा है। फिर भी हम लोग को नीचे से बहुत बड़ा इसलिए तो देख लेते हैं, बहुत छोटा रहता है तो दिखता है इतना नीचे से। क्लियर है। तो देखिए अनंत पे जैसे ही प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब समझ लीजिए कि वो जरूर बहुत बड़ा होगा, नहीं एकदम ऐसे करके याद रखिए। तो प्रतिबिंब जो होगा वह क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा। नहीं मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, आप इसमें लिख देते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि हम लोग देख लिए जब वस्तु फोकस पे हो तो क्या हो। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को सारा बात समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अगर नहीं भी आया है तो आप आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, 1 से 2 बार देखिएगा तो गारंटी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और देखिए समझना है, कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है। आप खुद नहीं मेहनत कीजिएगा, टीचर कितना मेहनत करेंगे। हम बताइए कि कोई भी टीचर आपको समझाने का कोशिश करेंगे, आप जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा तो समझ पाइएगा कभी नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार में नहीं समझे तो 2 बार 3 बार करके प्रैक्टिस करेंगे, गारंटी आपको समझ में आएगा। यही अब बताइए, यही सब मेहनत कीजिएगा तभी तो आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। कोई बच्चा इतना ही मेहनत नहीं करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। कोई बच्चा है जो कि यही सब पढ़ते रहता है, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता है, उसका परिणाम भी अच्छा आता है। तो आपको भी अगर अच्छा परिणाम का तलाश है तो एकदम लगे रहिए, मेहनत कीजिए कंटिन्यू। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में।